दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स हैंडल देखिए। इसकी खासी आलोचना हो रही है। यह सवाल किया जा रहा है कि भाई भगवान राम से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का यह नारा भी रहा है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राम मंदिर पर फैसला अदालत का, मगर सबसे बड़ी बात, क्या राम को कोई ला सकता है? कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति राम को ला सकता है? और उससे भी बड़ी बात, यह दूसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राम के दर्जे से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री का बता रहा है। मैं जानता हूं तर्क क्या दिया जा रहा है कि भाई ये तो राम लला हैं, बच्चे हैं। तो कुछ देर के लिए इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह किसी और शख्स को रख दीजिए। चलिए, राहुल गांधी भी ना सही, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को रख दीजिए। क्या जनता इस बात को लेकर माफ करेगी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसको लेकर क्या बवाल होगा? देखिए, एक बात है कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कई नीतियों को लेकर आलोचना कर सकता हूं, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की खास बात है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक अनुष्ठान से मैंने कभी उनको इस तरह से नहीं देखा है कि वो उसका अपमान कर रहे हैं या किसी तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि ये जो तस्वीर है ना, ये आपत्तिजनक जरूर है, भाजपा ये माने ना माने। आप इस तरह से नहीं दिखा सकते कि प्रधानमंत्री का रुतबा तो ऊपर है और राम जो है उनसे नीचे दिखाई दे रहे हैं। कभी भी आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस तरह से नहीं देखेंगे, मगर हां, आप यहां देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कई जगहों पर राम से बड़ा वजूद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतलाया जाता है। और बात सिर्फ वहां तक रुकती तो समझ आती। मैं आपको दिखलाने वाला हूं दोस्तों कि एक टूल किट के अंतर्गत गोदी मीडिया किस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साध रहा है। विपक्ष को खलनायक बनाने का एक प्रयास शुरू हो गया है। मुद्दों पर बात करने के बजाय गोदी मीडिया धर्म के मुद्दे पर विपक्ष को किस तरह से खलनायक पेश कर रहा है, आपके सामने मिसाल में पेश करना चाहूंगा। मगर उससे पहले, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमारे एक नहीं चार जवान, चार वीर शहीद हो गए। कई आम इंसान भी मारे गए। क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल में इस पर बहस देखी? याद कीजिए साक्षी मलिक को दोस्तों। साक्षी मलिक के जब आंखों में आंसू आए थे और जब उन्होंने कहा कि मैं खेल से संन्यास ले रही हूं, उसके बाद आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार जो यह कह रहा था कि यह बहुत रहस्यमय है, क्या इसके पीछे विपक्ष का हाथ है, अब जाकर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया या संन्यास क्यों लिया, यह टूल किट क्या बताता है, जब जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई, उनका अपमान किया गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जिक्र था कि बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से परेशान कर रहे थे खिलाड़ियों को। मगर यह जो दंगेबाज पत्रकार है, उसे उस वक्त जाटों का अपमान नहीं दिखाई दिया था जब हमारी महिला खिलाड़ियों को सड़क पर घसीटा गया था। उसी तरह से तिहाड़ रिटर्न ये पत्रकार जो ये बतला रहा था कि भाई खिलाड़ियों की सारी बातें मान ली गईं, फिर चयन प्रक्रिया पर सवाल क्यों? क्योंकि संजय सिंह जैसे ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनते हैं, तब यह पत्रकार बाकायदा एक कार्यक्रम कहता है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। अरे भाई, अगर पारदर्शी थी तो जैसे ही बवाल होता है, मोदी सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया पर रोक क्यों लगा दी? अब बताओ कहां गए दो रुपल्ली ट्रोल्स जो ये कह रहे थे कि भैया कुश्ती संघ का चुनाव जो है पूरी तरह से पारदर्शी है, इसमें मोदी सरकार का हाथ नहीं है। अरे अगर मोदी सरकार का हाथ नहीं है तो उस कुश्ती संघ के चुनाव को रद्द कैसे कर दिया मोदी सरकार ने? इसका मतलब यह हुआ कि उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही थी और उन्हें रद्द करना पड़ा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब साक्षी मलिक के आंसू देश की जनता के सामने आए थे, तब भी गोदी मीडिया ने इस पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं किया और जब कुश्ती संघ को बर्खास्त कर दिया गया, यानी संजय सिंह के चुनाव को निरस्त कर दिया गया, तब भी गोदी मीडिया ने इस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। हमारे सैनिक सीमा पर उनकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, इतनी बड़ी खबर, मगर कोई गोदी मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है।
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? गोदी मीडिया क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। एक एक करके मिसाल दूंगा कि किस तरह से विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है और राम मंदिर के सहारे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जा रहा है। बीजेपी भूल जाइए, आज की तारीख में बीजेपी इक्वल टू प्रधानमंत्री मोदी। देखिए राम मंदिर पर किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा ये टूल किट कैसे काम कर रहा है और विपक्ष किस तरह से इस मुकाबले में अभी से पिछड़ रही है। देखिए साहब, राम मंदिर पर किताब, विपक्ष का हिसाब ही कर दिया साहब। फिर देखिए कौन है वो चेहरा 2024 के लिए। अब पापा की इस परी के शो को ध्यान से देखिएगा, पूरे स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री का एक मुकम्मल चेहरा बताया गया है, मगर इंडिया गठबंधन को एक भीड़ की तरह दिखा दिया गया है। इस ट्रीटमेंट के जरिए आपको पता चलता है कि किस तरह से न्यूज मीडिया जो है वो विपक्ष के खिलाफ बायस्ड है। बात वहां नहीं रुकती। 2024 में राम जी कराएंगे बेड़ा पार। प्रधानमंत्री की तस्वीर को ध्यान से देखिए, उन्हें भगवान राम के साथ खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है और विपक्ष को बिल्कुल एक तरफ। विपक्ष के चेहरे देखिए, मायूस, दुखी। हर विपक्ष का चेहरा जो है इसमें तमतमाया हुआ, टेंशन में दिखाई दे रहा है, मगर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए भगवान राम के साथ। दोस्तों, गोदी मीडिया बहुत ही महीन स्तर पर भाजपा की राजनीति खेल रहा है। यह जो टूल किट जारी हो गया है उसके मकसद को समझिए। प्रधानमंत्री को मुस्कुराता हुआ और भगवान राम के साथ दिखाया जा रहा है और विपक्ष का चेहरा तमतमाया हुआ, दुखी, टेंशन में दिखाया जा रहा है। इससे गोदी मीडिया का पक्षपात दिखाई पड़ता है। यह नहीं कहा जा रहा है कि भाजपा का कर्नाटक हैंडल जो है एक्स का, ट्विटर का, इस तरह से भगवान राम का अपमान कर रहा है। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। आगे देखिए, 2024 की लड़ाई, सियासी पारा हाई। माननीय गुल्लू जी, राम मंदिर और मोदी योगी मॉडल 24 में हैट्रिक तय। अभी से चुनावी नतीजा आ गया साहब, चुनाव करवाने की क्या जरूरत है। हिंदी हिंदू को गाली, इंडिया की एक कैसी बीमारी। मैंने कहा ना, सभी कार्यक्रम का फोकस यह है कि विपक्ष को गाली दो, मुद्दे उठाओ और राम के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बताओ और राम से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री मोदी का दिखाओ। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि बहुत ही महीन स्तर पर यह प्लानिंग की गई है। इसका मकसद साफ है कि प्रधानमंत्री का दर्जा भगवान राम से बड़ा बताया जाए। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में बयान दिए थे, उपराष्ट्रपति ने, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तुलना गीता काल से की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना भगवान कृष्ण से की थी। यह सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप एक व्यक्ति की तुलना भगवान से कर देते हैं या उसे भगवान से बड़ा बता देते हैं, जैसे कि बीजेपी कर्नाटक हैंडल बता रहा है, तब जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति की आलोचना असंभव है। क्योंकि हमारे समाज में हम भगवान से शिकायत तो कर सकते हैं मगर उसकी आलोचना नहीं कर सकते। मगर मोदी जी से तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। जो शिकायत करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनकी क्या हालत होती है आप भी जानते हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। 90% घरों तक पहुंचने वाला गोदी मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी बीजेपी ने खत्म कर दी है। अब उनका मकसद क्या है कि अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश, इन सब पर काबू पाया जाए, साक्षी जोशी, सब पर काबू पाया जाए, ताकि ये जो पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं उनकी आवाज को दबाया जा सके। क्योंकि वैसे तो साम दाम दंड भेद से, एजेंसीज का डर दिखाकर आपने अभिसार शर्मा पर कई मुश्किलात डालने की कोशिश की। आपने झूठे इनकम टैक्स केसेस की, ईडी के जरिए डराने की कोशिश की, एंटी टेरर सेल को मेरे घर भेजा। अभिसार शर्मा तो नहीं डरा। अब आप ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आते हैं जिसके जरिए आप मेरे लिए और अन्य कुछ पत्रकारों के लिए जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा किया जाए। तो यह पूरी रणनीति दो स्तर पर चल रही है। विपक्ष को बदनाम करो, खलनायक के तौर पर पेश करो, भगवान राम के दर्जे से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री को दिखलाया जाए और समानांतर तौर पर जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं
उन्हें कमजोर किया जाए, उन पर दबाव बढ़ाया जाए। दोस्तों, जो भी चुनाव होता है ना, उसमें बाजी हमेशा हमेशा विपक्ष के खिलाफ होती है और भाजपा के पक्ष में होती है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। बीजेपी को ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिस्टम ही हैक कर दिया है अपने प्रचार तंत्र, एजेंसीज और गोदी मीडिया के जरिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।